हेलो दोस्तों, आप सभी का धूमकेतु जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रेलवे के सभी एग्जामों के लिए, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, जेई का हो या ग्रुप डी का हो या एएलपी का हो, सभी एग्जामों में साइंस का पोर्शन आता है और उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और इसको हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे पहले फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ चुका है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। साथ में ही ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और हम लोग एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते हुए चलेंगे, ताकि इससे भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होने पाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं तरंग दैर्ध्य कहते किसे हैं। तो कोई भी वेव एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है, उसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं और इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लंबाई का जो भी एसआई मात्रक होगा वही तरंग दैर्ध्य का भी एसआई मात्रक होगा। तो हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, तो तरंग दैर्ध्य का भी एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हर्ट्स किसका मात्रक होता है? तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्स होता है। और आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकेंड में एक वेव यानी तरंग कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। मान लीजिए एक सेकेंड में वो 1, 2 और ये 3, टोटल 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3 हर्ट्स हो जाएगी। ठीक, एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं उसी को फ्रीक्वेंसी हमने कहा और उसका मात्रक हो गया हर्ट्स। और बाकी जो तरंग दैर्ध्य के बारे में मैंने बताया ये हो गया हमारा मीटर, इसका एसआई मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का यूज किया जाता है, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मोल का डेफिनेशन भी कभी पूछा जा सकता है, तो इसको भी जान लीजिए। अगर कोई भी एलिमेंट है हमारा, ठीक, उसका जो भी एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, उसी को अगर हम लोग ग्राम के बराबर ले लें तो वही उसका वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एटॉमिक मास है 12, अगर इसको हम लोग 12 ग्राम ले लें कार्बन को, तो ये मात्रा कहलाएगी 1 मोल, किसकी? कार्बन की। तो यही मोल का डेफिनेशन होता है और ये पदार्थ की मात्रा मापने के लिए यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? अब देखिए यहाँ पे मोल का प्रतीक पूछ लिया, स्पेलिंग तो ऐसे लिखी जाती है पूरी, लेकिन ये कंप्लीट सिंबल के फॉर्म में ऐसे नहीं लिखा जाता है। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे केमिस्ट्री में तो आप देखेंगे MOL क्यों लिखा रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एटमॉस्फियर, या ऐसे लिख सकता है 1 वायुमंडलीय दाब किसके इक्वल होता है? 1 वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो 1 वायुमंडलीय दाब के बारे में सारा कुछ जान लीजिए। इसको 1 ATM प्रेशर भी कहा जाता है। तो ये होता है 101.325 किलो पास्कल, और अगर ये बार में दिया गया है तो 1.01325 बार। एक बार में कितना प्रेशर होता है अगर हम लोग इसको पास्कल में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो बेसिक यूनिट होती है प्रेशर की वो पास्कल होती है, और पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी याद रखिएगा, एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। ठीक, तो यहाँ से आंसर दिया गया है पास्कल में, तो 1 एटमॉस्फियर किसके इक्वल था? 1.01325 किसके? बार के इक्वल था, 1 वायुमंडलीय दाब। अब इसको अगर हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁵ से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछ लेता है, हालांकि इतना लंबा नहीं याद रखें। अगर आप सिंपली इतना ही याद रख लीजिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के इक्विवेलेंट होता है, तो भी आप इस कन्वर्जन से यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका 10⁵ ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 746 वाट्स, 746 वाट किसके बराबर होता है? तो ये हम कल हम लोगों ने देखा था कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल था? 746 वाट के इक्वल था। साथ में मैंने जूल और कैलोरी का कन्वर्जन बताया था, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो इस कन्वर्जन को भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एसआई मात्रक ऊर्जा का जूल ही माना जाएगा।
ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 746 वाट किसके इक्वल हो गया, 1 हॉर्स पावर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो आप सभी को पता है कि जो लेंस की क्षमता होती है, पावर ऑफ लेंस, उसको हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। तो लेंस का जो पावर होता है उसका फार्मूला होता है 1/f, फोकल लेंथ मीटर में। ठीक, अगर सेंटीमीटर में रखेंगे तो 100/f हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में तब रखा जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग लाइट वाले चैप्टर में देखेंगे, वहाँ मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा कि कैसे जो है डायोप्टर का फार्मूला होता है और कैसे वहाँ से निकाला जाता है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। तो एक डायोप्टर इक्वल होता है मीटर के पावर -1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे सारे ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और कई कई एग्जाम में जल्दबाजी में हम लोग गलत भी कर देते हैं। क्यों, मैं बता रहा हूँ। 1 मीटर ये बड़ी यूनिट हो गई, तो इसमें जो माइक्रोन होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक, माइक्रोमीटर 10⁻⁶। ठीक, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ ले उल्टा घुमा करके 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो यही पावर 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10⁻6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है। तो किसमें मेजर की जाती है, एटॉमिक रेडियस। तो आप सभी को पता है एटम बहुत छोटा होता है, और इसको मेजर करने वाली जो लेंथ की यूनिट होगी रेडियस की, वो भी छोटी ही होगी। तो छोटी यूनिट में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यूज होता है एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम दिया नहीं है। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर के इक्विवेलेंट। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, और एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, नैनोमीटर, क्योंकि इसमें एंगस्ट्रॉम नहीं दिया। अगर एंगस्ट्रॉम दिया होता तो आप एंगस्ट्रॉम में टिक कर सकते हैं, वो आपका ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप किस यंत्र से की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्स मीटर। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके इक्वल होता है। तो इसको आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 3.6 × 10⁶ जूल के इक्विवेलेंट होता है। ये आता कैसे है मैं भी बता दे रहा हूँ, 1 किलोवाट × आवर। ठीक, इसको जूल में ले जाना है, तो 10⁻³ ये हो जाएगा वाट × 3600 सेकेंड। इस तरह से कर लीजिए। फिर 10⁻³ ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड, वाट को ही कहते हैं जूल पर सेकेंड, × 3600 सेकेंड। ठीक, 1 आवर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकेंड के इक्वल आएगा। अब यहाँ से सेकेंड कट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 3.6, और यहाँ पे 3 ले लीजिए, 10⁻³ + 3 यानी 10⁻6। 3.6 10⁻6 आ जाएगा आपका जूल। तो इसी को एक यूनिट भी कहा जाता है, और ये कमर्शियल पर्पज में बिजली वाले में यूज होता है। आप सभी के घर में लगा होगा कितने यूनिट बिल आ रहा है, तो वही यूनिट है यहाँ पे 1 किलोवाट आवर वाला। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आरआरबी ग्रुप डी में तो कई बार पूछा हुआ है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन है, 1 कूलाम पर सेकेंड किसके इक्वल होता है। तो मैंने बताया था कि जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज यानी कि हिंदी में इसको आवेश कहते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम। अच्छा, कूलाम पर सेकेंड जो चार्ज जो प्रवाह होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम लोग करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक, तो आई जो करंट होती है वो होती है Q/T, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम किसका, आवेश का मात्रक, और समय का मात्रक हो जाएगा पर सेकेंड। तो 1 कूलाम पर सेकेंड, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, 1 एम्पियर। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि 1 कूलाम पर सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 जूल किसके इक्विवेलेंट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ वर्क का जो फार्मूला होता है, वर्क ये क्या होता है, F × D × cos ऑफ थीटा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसी को हम लोग वर्क कहते हैं। तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें डिस्प्लेसमेंट से, जितना जो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है उसी को हम लोग वर्क कहते हैं। तो फोर्स का अगर यूनिट आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है न्यूटन। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और डिस्टेंस का होता है मीटर, और वर्क का जो मात्रक होता है इसको जूल कहा जाता है। ठीक, ये एनर्जी का भी होता है। तो जूल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1 न्यूटन इंटू मीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस फार्मूले से भी आप कह सकते हैं 1 न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5.5 किलोवाट इक्वल टू, तो किलोवाट आवर, ठीक, ये याद रखिएगा 5.5 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? तो अभी भी मैंने बताया था 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल था? 1 किलोवाट आवर इक्वल था 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक, अब इसको 5.5 निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 5.5 का। तो चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, और मैं तो इसको शॉर्टकट से करता है, मैं बता रहा हूँ कैसे, बिना कैलकुलेशन किए हुए। आप देखिए ये 3 से ज़्यादा है, मतलब 4 से थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 5.5 है। तो इसको अगर हम लोग 3.6 को 4 कर दें और इसको 5 ही रहने दें तो लगभग 20 के अराउंड आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कोई 20 के आसपास है वैल्यू, तो ये देखिए 19.8 जो है आएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका यही आएगा आंसर। अगर आप इसको स्पीड में करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 19.8 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है 2 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा? तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ये होता है 1 किलोवाट आवर। अच्छा, अब इसमें 2 चाहिए, 2 किलोवाट आवर, तो यानी कि अगर एग्जाम में यूनिट भी लिख के आएगा तब भी यही समझिएगा। ठीक, 1 यूनिट कितने जूल के इक्वल है या 2 यूनिट, तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस लैंग्वेज चेंज हो सकता है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 36 दूना 72, 7.2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है, 7.2 इंटू 10 पावर 6 जूल, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? तो 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। तो ये कन्वर्जन जब भी आए एग्जाम में तो बहुत सावधानी से करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर 1 मीटर में कितने नैनोमीटर पूछ ले तो 10 की पावर 9 होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन रिवर्स कर दे कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -9। तो ये यहाँ पे आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी घुमा करके लिखे हुए हैं, 1 अपान में करके लिखा हुआ है, तो 10 की पावर -9 होता अगर ये ऊपर होता, लेकिन ये ऑप्शन टिक मत कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी करिएगा, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तब यहाँ पे माइनस आएगा, यानी ये किसके इक्वल है? 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल है। तो देखना क्वेश्चन कैसे घुमाने के लिए दिया हुआ है, 10 की पावर 1 अपान में लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप कर सकते थे 1 अपान 10 की पावर 9 मीटर, ये किसके इक्वल है? नैनोमीटर के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से आप लेकर के इसको पुट कर सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी से करेंगे तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा। आज का आखिरी सवाल देखते हैं, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो हम लोग नैनोमीटर तो देख लिए थे और साथ में एंगस्ट्रॉम भी देख लिए थे। 10 के पावर -10 मीटर के इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर। पिकोमीटर क्या होता है? ये और छोटी यूनिट होती है, तो बस यही याद रखिए 10 पावर -12 मीटर की इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 10 पावर -12 मीटर। तो वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।